आज हम बात करेंगे ईपीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। क्या आपके मन में एक डाउट है कि आप एक छोटी कंपनी या बिजनेस हैं या इम्पोर्टर हैं जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में डील भी नहीं करते या प्लास्टिक पैकेजिंग यूज़ करते हैं, तो क्या आप तब भी ईपीआर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है? आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू द एंटरक्लाइमेट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईपीआर आखिर है क्या एंड ईपीआर रजिस्ट्रेशन किसे करवाना ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक को यूं ही कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिससे कि कई पशुओं को तक नुकसान पहुंचता है। 2011 में देश भर में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा प्रति वर्ष लगभग 7 मिलियन मेट्रिक टन थी और वर्ष 2041 में प्रति वर्ष 50 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। इन्हीं कारणों की वजह से सरकार ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं ताकि प्लास्टिक के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड बैटरीज वेस्ट से संबंधित कुछ रूल्स पास किए थे, जिनके अंतर्गत आपको ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। और इन्हीं में से एक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। पर आखिर ईपीआर है क्या? ईपीआर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स इत्यादि को अपने प्रोडक्ट के जीवन चक्र के लिए जवाबदेही बनाता है, ताकि वो अपने उत्पादन के निर्माण और उपभोग से पैदा होने वाले वेस्ट यानी कि कचरे को कम कर सकें, और साथ ही इंश्योर करता है कि वो लॉ एंड रूल्स के अनुसार ही इस प्लास्टिक वेस्ट का निपटान करे। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है और इसके लिए ईपीआर के रूप में प्लास्टिक के उत्पादन और उपभोग में शामिल बिजनेसेस पर यह जिम्मेदारी डालना है कि वे इस वेस्ट को कम करने को अपना सहयोग दें। इस ईपीआर सर्टिफिकेशन के लिए आपको सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। परंतु किन लोगों के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य है? रूल्स के मुताबिक पीआईबीओज और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स को यह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पीआईबीओज का मतलब है पी फॉर प्रोड्यूसर्स यानी निर्माता, आई फॉर इम्पोर्टर्स यानी आयातक। आयातक वह व्यक्ति है जो आयात करता है या आयात करने का इरादा रखता है। बीओ फॉर ब्रांड ओनर्स यानी ब्रांड का मालिक। ब्रांड मालिक का मतलब है एक व्यक्ति या कंपनी जो पंजीकृत ब्रांड, लेबल या ट्रेडमार्क के तहत कोई वस्तु बेचता है। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स यानी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर जो कि रिसाइकलिंग करता है, वेस्ट से ऊर्जा उत्पन्न करता है, वेस्ट से तेल और औद्योगिक खाद उत्पन्न करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूल्स केवल प्लास्टिक पैकेजिंग पर लागू होते हैं। तो अगर आपका बिजनेस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का है तो यह सब आपके लिए अनिवार्य शायद ना हो, परंतु अगर आपने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत आते हैं और आपको ईपीआर पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि ये ईपीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। ईपीआर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सीपीसीबी की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। आपको इस वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना होगा, जिसके लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और अपनी कैटेगरी पीआईबीओज में से स्पेसिफाई करेंगे। इसी के साथ आपको अपनी कंपनी के कुछ डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि लीगल नेम जो कि आपके जीएसटी सर्टिफिकेट के अनुसार होगा, आपका ट्रेड नेम जो कि दोबारा आपके जीएसटी सर्टिफिकेट के अनुसार होगा, आपका टाइप ऑफ बिजनेस यानी कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव एक्सेट्रा, आपकी टाइप ऑफ कंपनी यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कंपनी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, और कुछ सहायक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी पैन कार्ड नंबर, कंपनी सीआईएन नंबर इत्यादि। ऑथराइज्ड पर्सन का नाम, उनका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, पैन डिटेल्स और आधार डिटेल्स एंड ईमेल आईडी। इसके बाद आप पासवर्ड बनाकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाने के बाद आप साइन इन के ऑप्शन पर जाएं और पासवर्ड एंड ओटीपी के साथ लॉगिन करें और आप अपने कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन भरना शुरू कर सकते हैं।
जैसे कि आपका बिजनेस किस राज्य में आता है, किस साल शुरू हुआ, आप क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप पिछले 2 साल से किस कैटेगरी की प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेट्रा। एक बात का ध्यान रहे, अगर आप 2 कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि अगर आप एक प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर दोनों हैं, तो आपको दोनों कैटेगरीज में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मांगे गए डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि कंपनी का पैन, आधार, जीएसटी और सीआईएन, एन ऑथराइज्ड पर्सन का पैन या आधार, एसपीसीबी द्वारा इशूड कंसर्न सर्टिफिकेट, ऑथराइज्ड पर्सन के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर इत्यादि, और मांगे गए अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। कृपया ध्यान दें कि यह सब जानकारी सही हो, अदरवाइज आप 1 साल तक ईपीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे और प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित बिजनेस भी नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। फीस निर्भर करती है कि आप कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर आपका प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड 1000 मैट्रिक टन से कम है तो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी ₹10,000। अगर वह 1000 से 10,000 मैट्रिक टन के बीच में है तो 20,000, और अगर 10,000 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा है तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 30,000। इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी यानी वैधता होगी 1 साल की। 1 साल के बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन का रिन्यूएबल यानी नवीनीकरण करवाना होगा। यह नवीनीकरण आपको अपनी वैलिडिटी ख़त्म होने के 4 महीने पहले करवाना होगा। उस समय भी आप यही फीस भरेंगे, परंतु अब इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होगी 3 साल। तो आज के लिए इतना ही। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उचित यही है कि आप सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। ईपीआर पंजीकरण की प्रक्रिया आप ऑनलाइन जाकर स्वयं पूरी कर सकते हैं, पर अगर आप इससे संबंधित कोई डाउट या सवाल है तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। एंटर क्लाइमेट भारत में ईपीआर रजिस्ट्रेशन करवाने में एक लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म है और एंटर क्लाइमेट के एक्सपर्ट्स आपकी शंकाओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।